नमस्कार स्टूडेंट, एनिमल हस्बेंड्री में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानव जीवन में कुछ ऐसी भी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं जो पशुपालन से पूर्ण होती हैं। जैसे सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान। तो कुछ इससे मानव जीवन में आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। जैसे दुग्ध है, मांस, अंडा और अन्य भी, जैसे दूध, घी, मक्खन आदि एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से पशुओं को पालकर ही प्राप्त होती हैं। और पशुओं का मानव जीवन की दृष्टि से जैसे कृषि कार्य किए जाते हैं, खेत की बुआई, जुताई आदि कार्य भी किए जाते हैं। और पशुओं को खेतों में बोझा ढोने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस का देखा जाता है कि पशुओं का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। तो बच्चों, आज मैं उसी का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान। तो अब हम बात करेंगे कृत्रिम गर्भाधान कब और किसने शुरू किया था और ये भारत में कब शुरू हुआ। तो बच्चों, कृत्रिम गर्भाधान का पहले ये बताता हूँ कि गर्भाधान दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल गर्भाधान जो हम गांव में लोग अधिकतर कराते हैं, जैसे अपनी जो भैंस होती है उसको, भैंस या गाय होती है, सांड से मीटिंग करवाने के लिए ले जाते हैं, सांड के पास मीटिंग करवाते हैं। मैं आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान बताऊंगा। जैसा कि कृत्रिम रूप से नर का वीर्य संचित करके प्रयोग में लाने के समय तक उचित ढंग से सुरक्षित रखकर एवं उसकी गर्भधारण करने की शक्ति की परीक्षा करके, वैसे ही अथवा पतला करके ऋतुमयी मादा की यौन में यंत्र द्वारा पहुंचाना ही कृत्रिम गर्भाधान या वीरसेचन कहलाता है। तो मैं आप लोगों को इसका ऑब्जेक्ट बता दूं, उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है, क्या इसकी आवश्यकता है मानव जीवन में, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के आज की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो चुका है। तो भारत में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली अपनाने का मुख्य उद्देश्य शीघ्रता से पशु सुधार करना और सीमित संख्या में अच्छे सांड होते हुए अपने दुग्ध उत्पादन बढ़ाना तथा कृषि कार्य हेतु अच्छे बैल तैयार करना। कृषि कार्य के लिए अच्छे बैल हम तभी तैयार कर सकते हैं जब हमारा जो गर्भाधान है सही तरीके से होता है या अच्छे सांड से गाय की मीटिंग करवाते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान की पद्धति प्रजनन कार्य की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा गौ पशुओं की सुधार की दशा में अपेक्षाकृत शीघ्र परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा आधुनिक अनुसंधान है जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे सांड के वीर्य से मादाओं को गर्भित कराकर बहुत ही शीघ्र अच्छे व उन्नत किस्म के पशुओं का विकास संभव। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब शुरू हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1939 में मैसूर जिले के पैलेस डेयरी फार्म में डॉक्टर संपत कुमार द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया था। कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले देखा जाए तो डॉग पे किया गया था। तो बच्चों, अब हम आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में एडवांटेज क्या हो सकते हैं। बेसिकली एडवांटेज और डिएडवांटेज तो सभी में होते हैं, लाभ हानि तो सभी में होता है, चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा। उसे बताने से पहले मैं आपको कुछ और बता दूं जो हमने अपने नोट्स पे लिखा है, कि कृत्रिम गर्भाधान का पहला सफल प्रयोग जानवरों में इटालियन द्वारा किया गया था। तो फिजियोलॉजिस्ट थे
एजारो स्पेल्जिनी एजारो स्पेल्जिनी, जिन्होंने 1780 में पशु प्रजनन की जांच करते हुए कुत्तों में कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकी विकसित की। देखो अभी बच्चों, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले डॉग पे यानी कुत्ता पे गर्भाधान किया गया था, तो इसमें लिखा भी है कि कुत्ते में कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकी विकसित की। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान का आविष्कार। इस दृष्टिकोण को 1930 के दशक में रूस में परिष्कृत किया गया और इसके बाद क्रोयोप्रिजर्वेशन के तरीके का विकास हुआ। तो मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऑब्जेक्ट क्या है, एडवांटेज क्या है। ऑब्जेक्ट तो मैंने बता दिया है पीछे, एडवांटेज बताने वाला हूँ। तो इसका एडवांटेज है मतलब लाभ, अच्छी नस्ल के सांड जो सीमित मात्रा में हैं उनसे इस विधि द्वारा कम समय में अधिक संख्या में उन्नत के बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। जहां प्राकृतिक रूप से समागम कराने में एक सांड से एक वर्ष में अधिक से अधिक 70 से 100 बच्चे मिल सकते हैं। वहीं अगर कृत्रिम गर्भाधान कराया जाए तो इस विधि से, कृत्रिम गर्भाधान विधि से लगभग 2000 तक बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, उतने ही सीमन यानी सीड में। तो इस प्रकार इस विधि से अधिक लाभ है, साथ ही अच्छे सांडों की कमी की समस्या हल हो जाती है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको कि अपने सांड जो कि देखने में अत्यंत मजबूत व प्रत्येक दृष्टि से उचित प्रतीत होते हैं, परंतु वीर्य में दोष होने के कारण उनसे द्वारा गायें गर्भित नहीं हो पाती। फलतः पशुपालन का बहुत समय प्रतीक्षा में बेकार चला जाता है, परंतु इस विधि को प्रयोग में लाने से यह डर नहीं रहता है क्योंकि गाभिन करने से पहले ही वीर्य का परीक्षण कर लिया जाता है। नेक्स्ट है अच्छे सांड जो कभी पैरों में चोट लग जाने या अन्य किसी कारणवश गाय पर चढ़ नहीं पाते हैं, तो इस विधि से द्वारा उनसे वीर्य का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है बहुत से रोग ज्ञानजनन इंद्रियों के माध्यम से सांड से गाय को अथवा गाय को सांड से लग जाते हैं। प्राकृतिक सहवास न होने के कारण वो रोग नहीं लगते हैं। तो कुछ चीज़ें बच्चों हमने इसमें लिखा है और कुछ चीज़ें मैं तुमको और बता दूंगा। जैसा कि इस विधि से सांडों की प्रजनन क्षमता का भी मूल्यांकन हो जाता है। यह ज्ञात हो जाता है कि आमुक सांड से कितने बच्चे हुए और बछिया अपनी माता से अधिक दूध देती हैं या नहीं देती हैं। यदि आमुक सांड की बछिया ने अधिक दूध दिया है तो यह सांड सर्वोत्तम होता है। यह प्रणाली सांडों की प्रजनन शक्ति को प्राकृतिक की अपेक्षा प्रारंभिक में और जल्दी ही प्रकट कर देती है, जिससे खराब सांडों को शुरू में अलग करके भविष्य में होने वाली हानि से बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि से बड़े सांडों से छोटी गायों को मिलाया जा सकता है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो गायें लूली, लंगड़ी या चोट लग जाने के कारण प्राकृतिक संभोग या योग्य नहीं रह जाती हैं, उन्हें भी इस विधि के द्वारा गर्भित किया जा सकता है। प्रत्येक पशुपालन चाहता है कि उसकी गाय या भैंस अच्छी नस्ल के उत्तम सांड से गर्भित हो, परंतु उत्तम सांड न मिल पाने के कारण वह साधारण किस्म के सांड से ही गर्भित करा देता है। फलतः वह हानि उठाता है। तो इस विधि से वीर, रेल या मोटर, हवाई जहाज आदि यातायात के साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि एक देश से दूसरे देश को भी पहुंचाया जा सकता है। इसे हमारे देश की जो ब्रीड हैं वो अन्य देश में भी भेजी जा सकती हैं। और नेचुरल जो इंसेमिनेशन होता है उसके ज़रिए नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल इंसेमिनेशन में अगर हम दूसरे देश को भेजते हैं तो उसमें हमको पशु भेजना पड़ेगा, उसके लिए यातायात में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। इस 6 पॉइंट है इस विधि में किसी भी जाति की मादा को दूसरी जाति के सांड से गर्भित किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है 7 कृत्रिम प्रजनन से उत्पादन बढ़ता है, लागत कम पड़ती है। 8 पॉइंट है मादाओं में गर्भधारण क्षमता बढ़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से डिएडवांटेज क्या है, क्योंकि एडवांटेज डिएडवांटेज होते हैं, इसमें हानि में बताऊंगा जो डिएडवांटेज। तो इस विधि में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में लोग शिक्षित नहीं होते हैं, अधिकतर अशिक्षित लोग होते हैं जिनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का
नॉलेज नहीं होता है। वो नेचुरल इंसेमिनेशन करना ही महत्वपूर्ण समझते हैं। जो समुचित मतलब इस विधि में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते और साथ ही उन्हें प्रशिक्षण देने में धन भी खर्च होता है। दूसरा पॉइंट है, इस विधि में प्रयोग होने वाले सामान मूल्यवान होते हैं। जो इसमें औजार या सामान जो प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत ही मूल्यवान। कृत्रिम गर्भाधान से लिए यातायात की सुविधाएं भी अच्छी प्रकार की सुलभ न होने के कारण कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं का भली भांति उपयोग नहीं हो पाता है। धन्यवाद स्टूडेंट। मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, बाकी आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिले।